आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आप सभी बच्चों को बहुत बहुत गुड आफ्टरनून। कल हम लोगों ने पढ़ा था बेटा माइटोसिस डिवीज़न के बारे में। माइटोसिस डिवीज़न में हमने फेज पढ़ी थी प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। प्रोफेज में मैंने आपको बताया था कि क्रोमेटिन मटेरियल से फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है क्रोमोसोम का। आपको मालूम है इंटरफेज स्टेज में कोई क्रोमोसोम नहीं दिखाई देते क्योंकि उस समय क्या होते हैं क्रोमेटिन। क्रोमेटिन कंडेंस किस स्टेज में होते हैं प्रोफेज स्टेज में। मेटाफेज स्टेज में मैंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई कि स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाता है। स्पिंडल फाइबर्स में आपको 2 टाइप के फाइबर्स बताए थे, वो याद रखो नहीं रखो। ये जरूर याद रखना है कि स्पिंडल फाइबर्स किसके बने हुए होते हैं, ट्यूबुलिन प्रोटीन के। आपको याद रखना है ट्यूबुलिन प्रोटीन को। उसका जो बहुत इंपॉर्टेंट फेज माइटोसिस में मैं कहती हूँ एनाफेज, जिसको मैं आज फिर से रिपीट कर रही हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने आपको एनाफेज स्टेज समझाई थी, आज फिर से समझा रही हूँ। एनाफेज स्टेज को बहुत क्वेश्चन पूछा था। एनाफेज स्टेज पर क्या होता है अच्छी तरह से देख लीजिए। एनाफेज स्टेज में ये मेटाफेजिक क्रोमोसोम था। ये कितने क्रोमेटिड का बना हुआ था, 2 क्रोमेटिड्स का। क्रोमेटिड को आपस में अटैच कर रहा था सेंट्रोमियर, और सेंट्रोमियर के बाहर ये जो ब्लू कलर से मैंने बताई है, ये ब्लू कलर किसे क्या बना रखा है, काइनेटोकोर। ग्रीन कलर से जो आपको शो किया है, ग्रीन कलर से आपको किसको शो किया हुआ है, सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर इज ए पार्ट ऑफ क्रोमोसोम, और सेंट्रोमियर के बाहर जो प्रोटीन की डिस्क है उसको हम क्या बोलते हैं, काइनेटोकोर। और आपको मैंने एक चीज बताई कि सेल डिवीजन के समय ये जो स्पिंडल फाइबर्स है, स्पिंडल शेप फाइबर जो होते हैं, ये कहाँ से अटैच होते हैं, तो एक्चुअली अटैचमेंट की साइड क्या होती है, काइनेटोकोर। पर अगर ऑप्शन में काइनेटोकोर नहीं है तो आपका आंसर क्या आएगा, सेंट्रोमियर। बाकी आप देख लो डायग्राम के अंदर क्लियरली क्या हो रहा है, कहाँ पर अटैच है, काइनेटोकोर पर। और उसके बाद मैंने आपको बताया था बहुत इंपॉर्टेंट है डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर का डिवीजन कौन सी फेज में होता है, एनाफेज में। एनाफेज में ये सेंट्रोमियर डिवाइड हो जाएगा। दिख रहा है बेटा आपको कि ये सेंट्रोमियर क्या हो चुका है, डिवाइड हो चुका है। सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हो चुके हैं। सेंट्रोमियर डिवाइड हो गया है और ये सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हो गए। सेपरेट होने के बाद में कहां पर पहुंच जाते हैं, अपोजिट पोल्स के ऊपर पहुंच जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट होता है। और एक चीज मैंने आपको बताया भी था कि बेस्ट स्टेज जो होती है माइटोसिस की स्टडी की, वो होती है मेटाफेज। अगर कैरियोटाइप की स्टडी पूछा जाए, साइज पूछा जाए, तो सब में आंसर आता है मेटाफेज। सिर्फ अगर शेप पर क्वेश्चन आता है VIJL, तो आपका आंसर क्या आता है, एनाफेज स्टेज के अंदर। ये शेप की स्टडी कहां पर होती है, जो मैंने बताया था, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर की स्थिति के आधार पर जो गुणसूत्रों के प्रकार बताए थे, टीलोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक और मेटासेंट्रिक, ये स्टडी हम करते हैं एनाफेज में। अब हमने बात की टीलोफेज की, तो टीलोफेज में क्या हो गए, 2 डॉटर निकली आई, 2 पुत्री के अंदर बन चुके हैं। अब क्या होगा, साइटोकाइनेसिस, कोशिका द्रव्य का विभाजन, जिससे एक कोशिका से कितनी कोशिका बन जाएगी, 2 कोशिका। कैरियोकाइनेसिस की 4 स्टेजेस हो गई, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। अब एक बार फिर से मैं आपको समझा रही हूँ स्टार्टिंग से। सबसे फर्स्ट हमने क्या पढ़ी थी, तैयारी की स्टेज, इंटरफेज। हिंदी इंग्लिश में इंटरफेज, हिंदी में अंतरावस्था, और नहीं तो बच्चे याद रखेंगे इंटरफेज। इंटरफेज की 3 उपावस्थाएं, G1, S और G2 फेज। जीवन अवस्था में क्रोमोसोम कैसा है, डिप्लॉइड क्रोमोसोम है, 2N आपको दिख रहा है, और क्रोमेटिड 2C से हमने इसको सूचित किया है। S फेज में क्या होता है, DNA का रेप्लिकेशन। एस फेज में क्या हो जाता है, डीएनए का रेप्लिकेशन। और आपको मालूम है रेप्लिकेशन के बाद में क्रोमोसोम के नंबर सेम रहते हैं, क्रोमेटिड के नंबर डबल हो जाते हैं। मैंने आपको क्वेश्चन कराए थे, डीएनए का अमाउंट भी कैसा हो जाता है, डबल। इस स्टेज में डबल हो गया। G2 में सेम रहेगा, मतलब यहाँ पर क्या हो गया, अमाउंट, क्रोमोसोम का नंबर कितना हो गया, 2N, क्रोमेटिड कितना हो गया, 4C। प्रोफेज में भी यह 2N 4C सेम चल रहा है। मेटाफेज में भी सेम, यहां तक बिल्कुल सेम है। जैसे आपको पहले क्वेश्चन पूछा था मेटाफेज स्टेज के अंदर 2C से क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाता है 4C। आपको ध्यान होगा क्वेश्चन बेटा। और उसके बाद में ध्यान दीजिएगा एनाफेज स्टेज में क्या हो जाता है, डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर का विभाजन हो जाता है, और विभाजन के कारण वापस वही स्टेज आ जाएगी। विभाजन के कारण क्रोमोसोम के नंबर में कोई चेंज आपको नहीं दिख रहा है, पर साथ में जो क्रोमेटिड है वो 2C, और टीलोफेज में भी 2N एंड 2C।
ये आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद में अब साइटोकाइनेसिस, मतलब कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हो गया है, अब क्या स्टार्ट हो जाता है, साइटोकाइनेसिस। तो साइटोकाइनेसिस का मैंने आपको बताया था कि प्लांट सेल में अलग मेथड होता है और एनिमल सेल में अलग मेथड होता है। एनिमल सेल में होता है फरो मेथड और कॉन्स्ट्रिक्शन मेथड, संकीर्णन या खांच विधि, और प्लांट सेल में होता है सेल प्लेट फॉर्मेशन। साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस का एनिमल सेल और प्लांट सेल में मेथड अलग अलग है। प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होती है। एनिमल सेल के अंदर फरो यानी कि खांच बन जाती है सेल के अंदर, या फिर कॉन्स्ट्रिक्शन मेथड या संकुचन विधि। एक सेल है, धीरे धीरे सेल क्या होती है, कॉन्स्ट्रिक्ट होती है। इसके लिए सबसे फर्स्ट क्या बनती है, कॉन्ट्रेक्टाइल रिंग बन जाती है। सेंटर में क्या बन जाती है, कॉन्ट्रेक्टाइल रिंग बन जाती है। और ये कॉन्ट्रेक्टाइल रिंग कहाँ पर बनती है, बाहर से अंदर की ओर। और आप लोग फिजिक्स में पढ़ते हो, बाहर से अंदर की तरफ कोई चीज बनती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल। क्या कहा जाता है, सेंट्रीपिटल। वर्ड को हमने यूज किया है एनाटॉमी के अंदर, रूट के अंदर, डेवलपमेंट में पढ़ा है कि सेंट्रीपिटल, बाहर से अंदर की ओर कोई चीज बन रही तो उसे क्या बोल रहे हैं, सेंट्रीपिटल। तो इसके अंदर जो साइटोकाइनेसिस होता है वो किस तरह से होता है, सेंट्रीपिटल। कॉन्ट्रेक्टाइल रिंग बन जाती है और एनिमल सेल 2 के अंदर डिवाइड हो जाती है। प्लांट सेल में मेथड पॉसिबल नहीं होता है। क्यों नहीं पॉसिबल होता है, क्योंकि उसके बाहर एक रिजिड सेल वॉल प्रेजेंट होती है। अब इस कॉन्स्ट्रिक्शन मेथड के बारे में, और इसमें कौन सी सेल ऑर्गेनली पार्टिसिपेट करती है, इससे पार्टिसिपेट करते हैं माइक्रोफिलामेंट। आपने सुना है माइक्रोफिलामेंट, सूक्ष्म तंतु जो कोशिका का अंतः कंकाल एंडोस्केलेटन बनाते हैं। माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये साइटोस्केलेटन बनाते हैं सेल का, ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने हुए होते हैं, और यही बनाते हैं कॉन्ट्रेक्टाइल रिंग। और यही कॉन्ट्रेक्टाइल रिंग क्या करेगी, इसको अंदर की तरफ खींचेगी और सेल 2 में डिवाइड हो जाएगी। प्लांट सेल में मेथड पॉसिबल नहीं है। प्लांट सेल में कौन सा मेथड होता है, सेल प्लेट मेथड। अब सेल प्लेट मेथड के अंदर सबसे फर्स्ट हम पढ़ते हैं कि सेंटर में कौन कौन इकट्ठे हो जाते हैं, स्पिंडल फाइबर्स। सेंटर की अगर हम बात करते हैं, जैसे प्लांट सेल है तो सेंटर के अंदर क्या क्या अरेंज हो जाते हैं, न्यूक्लियस तो डिवाइड हो ही चुका है बेटा, बीच में क्या अरेंज हो जाते हैं, स्पिंडल फाइबर प्लस गोल्जी वेसिकल। स्पिंडल फाइबर याद रखिएगा कौन कौन सी ऑर्गेनली पार्टिसिपेट करती है प्लांट सेल के अंदर साइटोकाइनेसिस में, तो एक ऑर्गेनली स्पिंडल फाइबर। फिर रिपीट करें, स्पिंडल फाइबर किसके बने हुए होते हैं, ट्यूबुलिन प्रोटीन के, प्लस गोल्जी कॉम्प्लेक्स। गोल्जी कॉम्प्लेक्स आपने स्ट्रक्चर पढ़े थे, सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स, वेसिकल। और वेसिकल में जिसमें सिक्रेटरी मटेरियल भरा रहता है, ये किसका सिक्रेशन करता है, ये सिक्रेशन करता है कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट को। ये दोनों मिलकर, स्पिंडल फाइबर, गोल्जी कॉम्प्लेक्स मिलकर क्या बना देते हैं, फ्रेगमोप्लास्ट। किसका फॉर्मेशन कर देते हैं, फ्रेगमोप्लास्ट का फॉर्मेशन कर देते हैं। तो फ्रेगमोप्लास्ट का प्रीकर्सर क्या है, किससे बना हुआ होता है, ये स्पिंडल फाइबर और गोल्जी कॉम्प्लेक्स का। अब ये फ्रेगमोप्लास्ट क्या काम कर रहा है, गोल्जी वेसिकल क्या फंक्शन कर रहा है, ये सिक्रेट कर रहा है कैल्शियम को और मैग्नीशियम को और पेक्टिन को। पेक्टेट आपको मालूम है, पेक्टिन क्या होते हैं, पॉलीसेकेराइड। ये मटेरियल का सिक्रेशन आपने गोल्जी बॉडी के फंक्शन में भी पढ़ा था, सिक्रेशन ऑफ पॉलीसेकेराइड और सिक्रेशन ऑफ सेल वॉल मटेरियल। तो ये सब जो है ये किस में होते हैं, मिडिल लेमिला। मिडिल लेमिला इज कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट। तो सबसे पहले किसका फॉर्मेशन हो जाता है, मिडिल लेमिला का। आउटर साइड में क्या बन जाएगी, मिडिल लेमिला। आपको याद है सीमेंटिंग लेयर होती है मिडिल लेमिला, और फिर अंदर की तरफ धीरे धीरे ये सेल वॉल का फॉर्मेशन कर लेती है। तो ये आप देख रहे हो कि इसके अंदर जो सेल वॉल फॉर्मेशन हो रहा है, सेल का, प्लांट सेल के अंदर जो बन रहा है वो किस मेथड में बन रहा है, अंदर से बाहर की ओर, और इसे हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल। तो प्लांट सेल में बेटा कौन सा मेथड रहता है, प्लांट सेल में कौन सा रहता है, सेंट्रीफ्यूगल, और एनिमल सेल में कौन सा रहता है, सेंट्रीपिटल। एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होती है, इसलिए कौन सा मेथड है, कॉन्स्ट्रिक्शन मेथड, फरो मेथड, खांच या संकीर्ण विधि। प्लांट सेल के अंदर सेल प्लेट मेथड, कोशिका पट्टी का निर्माण विधि होती है। सेंटर के अंदर क्या हो जाते हैं, स्पिंडल फाइबर जो स्पिंडल शेप के हैं, ट्यूबुलिन प्रोटीन के हैं, तरकु तंतु, साथ में गोल्जी कॉम्प्लेक्स के वेसिकल जो सिक्रेट कर रहे हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट को। फ्रेगमोप्लास्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, और इस तरह से
साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस कंप्लीट होती है। और आपको मालूम है बच्चों, ये साइटोकाइनेसिस कहाँ पर स्टार्ट हो जाता है? आपके दिमाग में आएगा कि कैरियोकाइनेसिस के जस्ट बाद में साइटोकाइनेसिस होता है। मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था कैरियोकाइनेसिस की स्टार्टिंग हो जाती है लेट एनाफेज से। डायग्राम में मैंने आपको शो किया था कि लेट एनाफेज स्टेज में साइटोकाइनेसिस की भी स्टार्टिंग हो जाती है और इसके बाद में सेल 2 के अंदर डिवाइड हो जाती है। साथ में आपने एक चीज और पढ़ी है कि सेल डिवाइड क्यों होती है। मैंने आपको बताया था कि कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स और साइटोप्लाज्मिक इंडेक्स जब गिर जाता है तो सेल डिवाइड हो जाती है। कैसे कि मैं आपकी क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं, 80 स्टूडेंट्स स्टार्टिंग में बैठे हैं, 80 मैक्सिमम हमने सोच लिया कि इस हॉल में कितने स्टूडेंट्स बैठेंगे, 80 स्टूडेंट्स। टीचर एक है, 80 स्टूडेंट्स के बाद में जब स्टूडेंट्स बढ़ जाएंगे तो पूरी क्लास कंट्रोल नहीं हो पा रही, पीछे तक वाले बच्चे उस चीज को समझ नहीं पा रहे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मतलब न्यूक्लियस क्या होता है बेटा? मॉनिटर होता है, कंट्रोलर हो रहा है। पूरी क्लास जो है लास्ट तक के बच्चे इतना अच्छी तरह से समझ नहीं पा रहे हैं, तो अब क्या करना पड़ेगा? क्लास को डिवाइड करना पड़ेगा ताकि टीचर स्टूडेंट्स पर कंप्लीट कंट्रोल कर सके। तो ये जो क्लास डिवाइड होती है, इसी तरह से सेल जब अपनी कंप्लीट साइटोप्लाज्म पर कंट्रोल नहीं कर पाती है, साइटोप्लाज्मिक एक्टिविटीज पर, तो सेल का न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है। जब कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स गिर जाता है तो सेल डिवाइड हो जाती है। हम आगे बढ़ते हैं कि क्या सिग्निफिकेंस है। हमने कंप्लीट माइटोसिस डिवीजन पढ़ा है, इसकी सिग्निफिकेंस, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है और इसके मॉडिफिकेशन क्या है। सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, माइटोसिस का क्या महत्व होता है, ये जो डिवीजन होता है बॉडी में क्यों होता है। सबसे फर्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है डेवलपमेंट के अंदर। मैंने आपको बताया कि हमारी जो लाइफ स्टार्ट होती है वो किससे होती है? जाइगोट से। जाइगोट से हमारी लाइफ की, मतलब एम्ब्रियो स्टेज के अंदर, मदर के अंदर भी, यूट्रस के अंदर जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है उसमें कौन सा डिवीजन होता है? माइटोसिस। लाइफ साइकिल की स्टार्टिंग होती है जाइगोट और जाइगोट से कंप्लीट बॉडी बनती है, वो कौन से डिवीजन से बनती है? माइटोसिस। ग्रोथ के लिए कौन सा डिवीजन इंपॉर्टेंट है? माइटोसिस। रिपेयरिंग एंड रीजनरेशन, यदि बॉडी में कोई चोट लग जाती है, हमारा कोई पार्ट डैमेज हो जाता है, मान लो ये स्किन है, इसके ऊपर कोई कट लग गया, तो इसकी रिपेयरिंग किस डिवीजन के द्वारा होगी? माइटोसिस के द्वारा। ये माइटोसिस का महत्व होता है। और हम कुछ मॉडिफिकेशन भी देखते हैं माइटोसिस में। कई टाइप के मॉडिफिकेशन होते हैं, पर जिस पर क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा चुके हैं, सिर्फ एक ही मॉडिफिकेशन मैंने लिखा है, एंडोमाइटोसिस। अगर ये याद नहीं भी हो तो आपको मेन चीज़ याद रखनी है कॉल्चिसिन के बारे में और पॉलीप्लॉइडी। पहले भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है बेटा, क्या होता है एंडोमाइटोसिस? एंडोमाइटोसिस मतलब क्रोमोसोम द्विगुणन हो जाता है, क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन हो जाता है, बट न्यूक्लियस का डिवीजन नहीं होता है। डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम विदाउट डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, बिना केंद्र के विभाजन के गुणसूत्रों का जो द्विगुणन हो जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? एंडोमाइटोसिस। और ये किसको बढ़ा रहा है, ये किसको कर रहा है? इट लीड्स टू पॉलीप्लॉइडी, बहुगुणिता को बढ़ाता है, जिस पर क्वेश्चन पूछा जा चुका है। पॉलीप्लॉइडी क्या है? इसमें क्रोमोसोम के सेट बढ़ जाते हैं, इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के सिंपल हम सेट क्या होता है? एन होता है, हैप्लॉइड होता है या डिप्लॉइड होता है, उससे ज़्यादा बढ़ जाते हैं ट्रिप्लॉइड, आपको मालूम है, जैसे ट्रिटिकम, एस्टिवम, हेक्साप्लॉइड। तो ये क्या है बेटा? पॉलीप्लॉइडी। और पॉलीप्लॉइडी को इंड्यूस कौन करता है? कॉल्चिसिन। आपको याद रखना है बेटा, कॉल्चिसिन जो किससे मिलता है? कॉल्चिकम ऑटमनेल से। आपने पढ़ा है लिलिएसी फैमिली के अंदर कॉल्चिकम ऑटमनेल, उसे कौन से क्या मिलता है? कॉल्चिसिन एल्कलॉइड। और ये कॉल्चिसिन किसको इंड्यूस करता है, किसको प्रेरित करता है? पॉलीप्लॉइडी को, बहुगुणिता को। बहुगुणिता का मतलब क्या है? गुणसूत्र के सेट की संख्या में वृद्धि, इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम। और कैसे करता है? कौन सी स्टेज के अंदर? कॉल्चिसिन जो होता है माइटोसिस में किस तरह से रुकावट पैदा करता है? मेटाफेज स्टेज में। आपने अभी मैंने आपको समझाया था माइटोसिस की मेटाफेज स्टेज, जहां पर फॉर्मेशन होता है स्पिंडल फाइबर्स का। ये क्या कर देता है? स्पिंडल फाइबर के फॉर्मेशन को रोक देता है। जब स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन नहीं होगा तो एनाफेज स्टेज में आप पढ़ते हो पुलिंग और पुशिंग फोर्स। स्पिंडल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और क्रोमोसोम को अपनी ओर खींचते हैं, क्रोमोसोम अपोजिट पोल्स की तरफ खींचाते हैं, तो सेंट्रोमियर का डिवीजन होता है। अब ये क्या काम कर रहा है? कॉल्चिसिन इस स्पिंडल फाइबर के फॉर्मेशन को रोक रहा है। और जब स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन रुक जाएगा तो डिवीजन कैसे होगा?
आगे ही बात समझ बेटा आपको। तो एक कॉल्चिसिन को हम कहते हैं माइटोटिक पॉइजन भी कहा जाता है। इसके अलावा आपने पढ़े हैं मस्टर्ड गैस, आपने इसके अंदर पढ़ा है, वो भी क्या होता है, माइटोटिक पॉइजन। कई सारे एग्जाम्पल पढ़े हैं हम लोगों ने, जो डिटेल के अंदर आप नोट्स में से पढ़ सकते हैं। इसके बाद में माइटोसिस यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। जितना मैंने समझा दिया है, मुझे नहीं लगता है कि कोई क्वेश्चन आपसे माइटोसिस पर ना बन पाए। अब नेक्स्ट डिवीजन जो आ जाता है माइटोसिस के बाद में, वो है मियोसिस या अर्धसूत्री विभाजन। मियोसिस नाम से क्लियर है, इसमें क्रोमोसोम के नंबर माइटोसिस में कैसे थे, सेम। मियोसिस में क्रोमोसोम के नंबर रिड्यूस टू हाफ। कैसे हो जाते हैं, क्रोमोसोम के नंबर हाफ हो जाते हैं। माइटोसिस हमने पढ़ा था कौन से सेल्स में हो रहा था, सोमेटिक सेल में। मियोसिस किस में पढ़ेंगे हम, रिप्रोडक्टिव सेल्स के अंदर। रिप्रोडक्टिव सेल जैसे प्लांट का अगर हम रिप्रोडक्टिव पार्ट बात करें तो क्या होता है, फ्लावर। और फ्लावर के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होता है, स्टेमन। मतलब एंडोशियम के यूनिट देखा जाए तो क्या है, स्टेमन। और स्टेमन में मेन फर्टाइल पार्ट क्या है, उसका एंथर। इसी तरह से हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात करें, कार्पल और पिस्टिल की बात करें, जो गाइनोशियम की यूनिट है, तो कार्पल के अंदर भी मेन जो फर्टाइल पार्ट आ जाता है, जहाँ पर कि ओवरी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ओवरी के अंदर भी क्या बेटा, ओव्यूल्स। ओव्यूल्स के अंदर भी आप देखते हो कि एम्ब्रियो सैक, जहाँ पर हो रही है फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस, तो वहां पर देखा जा सकता है मियोसिस डिवीजन। तो मियोसिस डिवीजन कौन से पार्ट में होता है, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में। मियोसिस डिवीजन हम स्टार्ट कर रहे हैं। मियोसिस में माइटोसिस डिवीजन एक ही बार होता है, मियोसिस डिवीजन 2 टाइम्स, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड। मियोसिस फर्स्ट को क्या कहा जाता है, मियोसिस को हिंदी में बेटा हम अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट और अर्धसूत्री विभाजन सेकंड। इस डिवीजन को हम कहते हैं हेट्रोटिपिक डिवीजन, विषमरूपी विभाजन, या रिडक्शनल डिवीजन, न्यूनकारी विभाजन। इसे न्यूनकारी विभाजन क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, इसलिए इस डिवीजन को हम क्या कहते हैं, रिडक्शनल डिवीजन। मियोसिस सेकंड को हम कहते हैं होमोटिपिक, समरूपी विभाजन या सम विभाजन, क्योंकि इसमें गुणसूत्रों की संख्या, ये बिल्कुल माइटोसिस जैसा है, इसमें गुणसूत्रों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। मियोसिस के कारण गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, मियोसिस फर्स्ट। और मियोसिस फर्स्ट में याद रखिएगा क्रोमोसोम का डिवीजन नहीं होता है, ओनली सेग्रीगेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। केवल समजात गुणसूत्रों का पृथक्करण कौन सी फेज में होता है, मियोसिस फर्स्ट में, केवल समजात गुणसूत्रों का पृथक्करण। मियोसिस सेकंड जो है, बिल्कुल मैंने आपको बता दिया है, माइटोसिस के जैसा ही है। जैसे हमने माइटोसिस से पढ़ा था कि माइटोसिस की एनाफेज में सेंट्रोमियर का डिवीजन होता है, मियोसिस सेकंड की एनाफेज सेकंड में सेंट्रोमियर का डिवीजन होता है, एनाफेज फर्स्ट में नहीं होता है। तो मियोसिस सेकंड बिल्कुल सेम कैसी है, सेम माइटोसिस जैसी। तो मियोसिस फर्स्ट जो है, इसको हम अगेन 4 स्टेजेस इसकी, प्रोफेज फर्स्ट, बहुत कॉम्प्लिकेटेड फेज होती है मियोसिस फर्स्ट की, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टेलोफेज फर्स्ट। कभी कभी बहुत इजी क्वेश्चन करेक्ट सीक्वेंस तो नहीं पूछ लेते, ध्यान रखिएगा बच्चों, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। और मियोसिस सेकंड में यही स्टेजेस कैसी हो जाती है, प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड एंड टेलोफेज सेकंड। इसमें भी वही होता है बेटा मियोसिस डिवीजन में। मियोसिस डिवीजन के अंदर, मियोसिस डिवीजन से पहले भी कौन सी फेज चलती है, इंटरफेज। इंटरफेज में क्या होता है, कंप्लीट होती है तैयारी। और इंटरफेज के बाद में फिर क्या होता है, मियोसिस फर्स्ट, अगेन मियोसिस सेकंड के पहले जो फेज दोनों के बीच में आती है उसको हम इंटरफेज नहीं कहते हैं, उसको हम इंटरकाइनेसिस कहते हैं, क्योंकि इसमें डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता है। तो फेज बिटवीन मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड इज इंटरकाइनेसिस। काइनेसिस कहा हमने, इंटरफेज नहीं कहा। क्यों नहीं कहा, क्योंकि उसमें डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता है। अब हम बात करते हैं मियोसिस फर्स्ट की सबसे लॉन्गेस्ट फेज की, यानी कि प्रोफेज फर्स्ट की। सबसे पहले मैं किसकी बात कर रही हूँ बेटा,
प्रोफेज फर्स्ट, जो मियोसिस फर्स्ट की सबसे लॉन्गेस्ट फेज है मियोसिस फर्स्ट। मियोसिस डिवीजन के बारे में मैंने बताया कि इससे क्रोमोसोम के नंबर हाफ हो जाते हैं, रिप्रोडक्टिव सेल में होने वाला डिवीजन है। और ध्यान रखिएगा, एक बार सेल से फर्स्ट बार में कितनी सेल बनेगी? ओनली 2। फिर आगे क्या बनेगी बेटा? इस तरह से ही डिवीजन होता है। ध्यान रखिएगा, कभी भी 1 सेल से 4 सेल का डायरेक्ट फॉर्मेशन नहीं होता है। एक बार में तो एक सेल से कितनी सेल बनेगी? 2। और उसके अंदर कितनी बनती है बेटा? 4। मतलब मियोसिस में 1 सेल से कितनी डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है? 4 का। और जैसा हमने माइटोसिस में पढ़ा था कि माइटोसिस हैप्लॉइड सेल में भी होता है और डिप्लॉइड सेल में भी। मियोसिस डिवीजन ओनली कौन से सेल्स में होता है? डिप्लॉइड सेल में। मियोसिस डिवीजन केवल डिप्लॉइड सेल में होता है। हम यहाँ पर बात कर रहे थे प्रोफेज फर्स्ट की। यहाँ पर एक बार मैं मियोसिस सेकंड को हटा रही हूँ, आप देखिएगा स्टेज हम बात कर रहे हैं प्रोफेज फर्स्ट की। सबसे कॉम्प्लिकेटेड स्टेज जो है वो कौन सी होती है मियोसिस की? प्रोफेज फर्स्ट। और इस प्रोफेज फर्स्ट को हम कितनी सब स्टेजेस में डिवाइड करते हैं? 5। इसकी 5 सब स्टेजेस है। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। सबसे फर्स्ट लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। इसकी भी आपको करेक्ट सीक्वेंस याद कर लेनी है, जैसे लता, लेप्टोटीन, जरा, पानी, पैकाइटीन, देना। आप जैसा भी बेटा अपनी कोडिंग बना सकते हैं, याद कर सकते हैं। इसकी करेक्ट सीक्वेंस प्रोफेज फर्स्ट की लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। ये 5 सब स्टेजेस होती है प्रोफेज फर्स्ट की। प्रोफेज फर्स्ट में जो लेप्टोटीन है, हिंदी वर्ड बेटा तनु सूत्रावस्था होता है, तो आप वर्ड याद रखेंगे। मैं लिख देती हूँ ताकि हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी अच्छी तरह से देख ले। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। ये पांचों सीक्वेंस बेटा, इसका जो ऑर्डर है वो आपको याद रखना है। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस का मैं एक बार आपको समझा देती हूँ पहले, उसके बाद में इसको डायग्राम से फिर से एक बार बताऊंगी। सबसे फर्स्ट स्टेज जो आपके दिमाग में रहनी चाहिए लेप्टोटीन। और हमें ध्यान है, जब भी हम प्रोफेज की बात करते हैं तो प्रोफेज स्टेज में क्या होता है? क्रोमेटीन मटेरियल का कंडेंसेशन होता है। और किसका फॉर्मेशन होता है? क्रोमोसोम का। क्रोमोसोम इंटरफेज स्टेज में नहीं दिखते हैं, याद रखिएगा। उस समय सिर्फ क्या रहते हैं? क्रोमेटीन। क्रोमोसोम का फॉर्मेशन कहां पर आकर होता है? प्रोफेज में। तो लेप्टोटीन स्टेज में ये जो क्रोमेटीन है, इनसे किसका फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा? क्रोमोसोम का। अगर हम एनिमल सेल की बात करते हैं तो एनिमल सेल के अंदर जो सेंट्रियोल है, मैंने आपको बताया था सेल डिवीजन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है सेंट्रियोल का, क्योंकि वो फॉर्मेशन करता है स्पिंडल फाइबर्स का। सेंट्रियोल आपको ऑर्गेनली याद है, जो सेल डिवीजन में काम में आती है सेंट्रियोल। ये अपोजिट पोल्स की तरफ जाने स्टार्ट हो जाते हैं, आप लोग ये पढ़ते ही हैं। लेप्टोटीन के अंदर क्रोमोसोम थिनेस्ट होते हैं और बिल्कुल ऐसे दिखाई देते हैं बुके की तरह से, इसलिए इसको बुके स्टेज भी कहा जाता है लेप्टोटीन को। हम बात करते हैं जाइगोटीन की। जाइगोटीन स्टेज में क्या हो जाता है? क्रोमेटीन से क्रोमोसोम, इसमें होती है पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। अब बात आती है व्हाट इज होमोलोगस क्रोमोसोम, क्या है मेरा दिमाग में सबसे पहले आएगा समजात गुणसूत्र क्या है। मैंने आपको पहले ही बताया था, होमोलोगस क्रोमोसोम का मतलब होता है कि एक क्रोमोसोम फादर से मिला हुआ और एक क्रोमोसोम मदर से, इसे हम बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। आपको मालूम है हमारी बॉडी के अंदर कितने पेयर क्रोमोसोम है? हर सेल के अंदर 23 पेयर। 23 पेयर में से 23 क्रोमोसोम हमें किससे मिले हैं? मदर से। और 23 क्रोमोसोम किससे मिले हैं? फादर से। तभी जो नेक्स्ट जनरेशन होती है वो अपने पेरेंट से क्या होती है? डिफर होती है, अलग होती है। और आपस में जो भाई बहन होते हैं वो भी एक दूसरे से अलग होते हैं। किस कारण से? आगे आप पढ़ोगे, जो पैकेटिन स्टेज में क्रॉसिंग ओवर के कारण। तो हम यहाँ पर बात करते हैं जाइगोटीन। तो जाइगोटीन में आपको ध्यान में रखना है पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, और इस पेयरिंग को हम क्या कहते हैं? सिनेप्सिस।
पेयरिंग को क्या कहा जाता है? सिनेप्सिस। और सिनेप्सिस आपको मालूम है कौन सी स्टेज में होता है? जाइगोटीन, जहां पर फॉर्मेशन होता है सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का, जो डीएनए का बना हुआ है, प्रोटीन का बना हुआ है। जाइगोटीन के बाद में स्टेज आ जाती है पैकिटीन स्टेज, जहां पर जो होमोलोगस क्रोमोसोम है वो एक दूसरे के ऊपर कॉइल हो रहे हैं और यहाँ पर होता है एक्सचेंज ऑफ जीन, जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है, जिसको हम बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि क्रॉसिंग ओवर की प्रोसेस कौन सी स्टेज में होती है? तो कौन सी स्टेज में होती है? पैकाइटिन स्टेज के अंदर होती है। क्रॉसिंग ओवर के कारण जीन का क्या हो जाता है? एक्सचेंज, और इसी जेनेटिक एक्सचेंज के कारण डेवलप होते हैं वेरिएशन, और जहां वेरिएशन होता है वहां पर होता है इवोल्यूशन। तो इवोल्यूशन के लिए कौन सी स्टेज इंपॉर्टेंट होती है? पैकाइटिन। पैकाइटिन स्टेज में क्या हो रहा है? ऐसा क्रॉसिंग ओवर। बच्चों ने बहुत सारी कोडिंग बनाई है, जैसे जाइगोटीन जासी, है ना, जाइगोटीन सिनेप्सिस, क्रॉसिंग ओवर क्रॉप, क्रॉसिंग ओवर पैकिटीन, डिप्लोटीन, जहां पर की काइस्मा बन रहे हैं। तो पैकिटीन स्टेज में क्रॉसिंग ओवर हो जाता है और क्रॉसिंग ओवर का रिजल्ट होता है फॉर्मेशन ऑफ काइस्मा। जहां पर भी क्रॉसिंग ओवर होता है, जहां एक्सचेंज होता है, वहां पर एक्सफॉर्म होता है और इसे हम बोलते हैं काइस्मा। और ये काइस्मा कब विजिबल होता है? जब आपस में, मतलब जाइगोटीन स्टेज में तो बहुत ज्यादा अट्रैक्शन हुआ था, अट्रैक्शन से होमोलोगस क्रोमोसोम ने पास में आ गए थे, उन्होंने पेयरिंग बना ली थी। और आप देखते हो कि डिप्लोटीन स्टेज में आकर फिर से रिपल्शन स्टार्ट हो जाता है, जो एक दूसरे से क्रोमोसोम एक जिप की तरह से ओपनिंग होने लग जाती है ऊपर की ओर। होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होते हैं बेटा? सेपरेट होने लग जाते हैं और काइस्मा विजिबल हो जाते हैं। काइस्मा फॉर्मेशन तो हो गए थे पैकिटीन में, बट विजिबल कहां पर होते हैं? डिप्लोटीन में। डिप्लोटीन में विजिबल हो जाते हैं और काइस्मा की जो ओपनिंग हो रही है, जो काइस्मा का खुलना है, उसको हम बोलते हैं टर्मिनलाइजेशन। तो टर्मिनलेशन जो है, टर्मिनलेशन मतलब कंप्लीट खुल जाना काइस्मा का, उससे हम बोलते हैं टर्मिनलेशन, जो कंप्लीट होता है डाइकाइनेसिस में। डायग्राम्स आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में पूरा समझाऊंगी, पर कोई इतना भी बच्चा याद नहीं रखे तो इस चीज को जरूर याद रखे। लैक्टोटीन मींस बुके स्टेज। ये टर्म्स बिल्कुल दिमाग में, माइंड मेकअप में, इसीलिए मैंने अभी आपको बता दिया उसको स्टार्ट करने से पहले कि जाइगोटीन स्टेज की जब भी हम बात करेंगे तो हमारे दिमाग में आना चाहिए सिनेप्सिस। सिनेप्सिस मींस पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। आपको याद आना चाहिए सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। पैकिटीन में जब भी बात करेंगे तो हम किसकी बात करेंगे? क्रॉसिंग ओवर की, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल और जीन, और जिसमें एंजाइम वर्क करेंगे। मैं आपको बताऊंगी जिसके अंदर डीएनए मतलब डीएनए जो है लाइगेज एंजाइम, जो कट सेगमेंट को, आपको मालूम है डीएनए के सेगमेंट को कट काम में करने के काम में आता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, और जोड़ने में काम में आता है लाइगेज। वो सारी चीजें आएगी। डिप्लोटीन में हम देखेंगे काइस्मा विजिबल किस स्टेज में हो रहे हैं, तो कौन सी स्टेज में हो रहे हैं? डिप्लोटीन में। डाइकाइनेसिस में आपको मालूम है लास्ट स्टेज ऑफ प्रोफेज, और प्रोफेज स्टेज में हम क्या करते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस डिसअपियर। तो डिसअपियर कौन सी फेज में हो जाएंगे? डाइकाइनेसिस। फिर क्या आ जाएगा? मेटाफेज फर्स्ट, जिसमें सारे क्रोमोसोम कहां पर आ जाएंगे? मिड लाइन पर आ जाएंगे। उसके बाद में एनाफेज फर्स्ट एंड टीलोफेज फर्स्ट। तो अब मैं आपको डायग्राम से समझा देती हूँ इसी चीज को। मियोसिस डिवीजन हमेशा कौन से सेल में होता है? डिप्लॉइड सेल में। डिप्लॉइड सेल से मियोसिस फर्स्ट हुआ, क्या बन गई बेटा? 2 हैप्लॉइड सेल। अब कौन सा डिवीजन होगा? मियोसिस सेकंड। और मियोसिस सेकंड से टोटल कितनी हैप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा? 4 हैप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा। मैंने आपको बताया जेनेटिक डिफरेंस जो आता है वो कौन से डिवीजन से आता है? मियोसिस डिवीजन से। मियोसिस फर्स्ट में क्रोमोसोम के नंबर कैसे हो जाते हैं? हाफ। कैसे हो जाएंगे? हाफ, क्योंकि सेंट्रोमियर का डिवीजन नहीं होता है। फिर से हम देखते हैं मियोसिस फर्स्ट को स्टार्टिंग से G1, S और G2, ये कौन सी फेज हो जाती है? इंटरफेज। इंटरफेज क्या है? मियोसिस फर्स्ट की कौन सी फेज स्टार्ट होगी? मियोसिस फर्स्ट में 4 फेजेस, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट एंड टीलोफेज फर्स्ट। और प्रोफेज फर्स्ट में सबसे फर्स्ट स्टेज कौन सी होगी? लैप्टोटीन। तो G2 के जस्ट बाद में कौन सी फेज स्टार्ट हो रही है? लैप्टोटीन। हम बात कर रहे हैं लैप्टोटीन की। क्या बात करी लैप्टोटीन के बारे में हमने? कि इसमें जो क्रोमेटीन फाइबर थे वो कंडेंस हो गए।
क्रोमेटिन का संघनन हो गया और किसका फॉर्मेशन हो जाता है, क्रोमोसोम का गुणसूत्र बन जाते हैं। और ये गुणसूत्र आपको मालूम है कि बिल्कुल कैसा अरेंज होते हैं, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जुड़े हुए हैं, केंद्रक झिल्ली से जुड़े हुए हैं। इस स्टेज को हम क्या बोलते हैं, बुके स्टेज, गुलदस्ता अवस्था। फिर कौन सी स्टेज आती है, जाइगोटिन स्टेज। जाइगोटिन स्टेज में मैंने आपको क्या बताया कि पेयरिंग होगी, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, समजात गुणसूत्र जोड़े बना लेते हैं। और जोड़े बनाने को हम क्या बोलते हैं, सिनेप्सिस। तो सिनेप्सिस कौन सी स्टेज में हो रहा है, जाइगोटिन स्टेज में। इसके अलावा सिनेप्सिस के अलावा किसका फॉर्मेशन हो रहा है, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स भी कौन सी स्टेज के अंदर बनता है, जाइगोटिन स्टेज में। लेप्टोटीन के बाद में नेक्स्ट स्टेज कौन सी आती है, जाइगोटीन। जाइगोटीन अवस्था मैंने बताया आपको क्या क्या होगा, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। ये क्या है बेटा, इनमें अट्रैक्शन स्टार्ट हो जाता है। ये एक फादर से मिला है और एक मदर से। टोटल ह्यूमन सेल में कितने क्रोमोसोम होते हैं, 23 पेयर। मैंने आपको सिर्फ 3 से बताया है, एक मदर से और एक फादर से। इनमें क्या स्टार्ट हो जाता है, अट्रैक्शन। अट्रैक्शन से पास पास आ जाते हैं, पास पास आकर क्या बना लेते हैं, पेयर बना लेते हैं। और इस पेयरिंग को हम क्या बोलते हैं, सिनेप्सिस। सिनेप्सिस का मतलब क्या हो गया बेटा, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, उसको हमने कहा सिनेप्सिस। और ये जो आपको दोनों क्रोमोसोम पास में आए दिखाई दे रहे हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, बाईवेलेंट। इसे क्या कहते हैं, बाईवेलेंट। सोचो तो ह्यूमन सेल में टोटल कितने बाईवेलेंट होंगे, ये पूरा जो है ना बेटा 2 क्रोमोसोम जो आपको दिख रहे हैं, इसको हम क्या बोल रहे हैं, बाईवेलेंट। ह्यूमन सेल में कितने बाईवेलेंट बनेंगे, 23। मैंने लिख दिया है बेटा, टोटल बाईवेलेंट कितने बनेंगे, 23। और ये बाईवेलेंट एक्चुअली कितने क्रोमेटिड है, यहाँ पर 4 क्रोमेटिड है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, टेट्राड। 4 क्रोमेटिड को क्या कहते हैं, टेट्राड। और इन दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में क्या किसका फॉर्मेशन होता है, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स का। और ध्यान रखिएगा, एक ही क्रोमोसोम के दोनों क्रोमेटिड को मैंने क्या कहा है, सिस्टर क्रोमेटिड। और इन दोनों को आपस में क्या कहा है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। क्लियर है बेटा आपको, सिस्टर क्रोमेटिड क्या है और नॉन सिस्टर क्रोमेटिड क्या है, क्योंकि इसकी जरूरत आगे पड़ेगी पैकेटिन स्टेज के अंदर। नेक्स्ट में किसकी बात कर रही है, पैकेटिन स्टेज की, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस इन पैकेटिन स्टेज। क्या होता है इसके अंदर, ये जो ग्रीन कलर से शो किया है, यहाँ पर इनका जेनेटिक मटेरियल क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। तो एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, क्रॉसिंग ओवर। और इसी से क्या आता है, जेनेटिक वेरिएशन। मैंने कहा बच्चे अपने पेरेंट्स से अलग कैसे होते हैं, इसी क्रॉसिंग ओवर के कारण। और क्रॉसिंग ओवर कौन सी स्टेज होती है रिस्पॉन्सिबल, पैकेटिन। और जहां पर हो रहा है वहां पर क्या, रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स बनते हैं। रिकॉम्बिनेशन का मतलब क्या है, एक्सचेंज ऑफ डीएनए। क्लियर हो गया बेटा यहाँ तक बात आपको। उसके जस्ट बाद में कौन सी फेज आई थी, डिप्लोटीन। मैंने कहा था जहां पर क्रॉसिंग ओवर होता है, ये आपको होता हुआ दिखाया है, यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। जो ग्रीन कलर से मैंने शो किया है, ये एक्सपॉन का जो आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, काइजमेटा। तो काइजमेटा आपको कौन सी स्टेज में दिखाई दिए हैं, डिप्लोटीन स्टेज में काइजमेटा विजिबल हुए हैं। काइजमेटा एक्चुअली क्या है, किसका रिजल्ट है, ये क्रॉसिंग ओवर का। तो काइजमेटा इज रीजन ऑफ क्रॉसिंग ओवर। ये किस स्टेज के अंदर होता है, डिप्लोटीन में। और उसके बाद में आ जाता है डाइकाइनेसिस में। अब इसमें क्या स्टार्ट हो जाएगा, रिपल्शन। रिपल्शन स्टार्ट हो जाएगा तो जिप कैसी खुलती है, ऊपर की तरफ। तो जिप पैटर्न के अंदर जो है, जिप जो है खुलती है। जिप वाले पैटर्न के अंदर जो है, थोड़ा सॉरी गलत बोल दिया मैंने, तो जिप पैटर्न के अंदर ये जो है खुलना स्टार्ट हो जाएंगे। इसे कहा जाता है टर्मिनलाइजेशन। तो टर्मिनलाइजेशन और काइजमेटा कब रिमूव हो जाएंगे, लास्ट स्टेज में, डाइकाइनेसिस में। उसके बाद में कौन सी फेज आ जाएगी, मेटाफेज फर्स्ट। वही सेम चीज, मेटाफेज फर्स्ट में सारे क्रोमोसोम कहां पर आ जाएंगे, इक्वेटर पर, मिड लाइन पर आ जाएंगे। किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, मेटाफेज प्लेट का फॉर्मेशन हो जाएगा। और उसके बाद में स्टेज आ जाएगी एनाफेज फर्स्ट, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मियोसिस फर्स्ट की एनाफेज फर्स्ट में सेंट्रोमियर का डिवीजन नहीं होता है। ओनली क्या होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम का सेग्रीगेशन। और यही स्टेज, क्रोमोसोम के नंबर में जो रिडक्शन हो रहा है, उसके लिए कौन सी फेज इंपॉर्टेंट होती है, एनाफेज फर्स्ट।
और एनाफेज फर्स्ट के बाद में फिर कौन सी स्टेज आती है, टीलोफेज फर्स्ट। तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेज कौन सी आ जाएगी, मेटाफेज फर्स्ट। फर्स्ट में फिर क्या होगा, बाइवेलेंट कहाँ पर आ जाएंगे, मिड लाइन के ऊपर, और मिड लाइन के ऊपर यानी किसका फॉर्मेशन कर देंगे, इक्वेटोरियल प्लेट का। स्पिंडल फाइबर अटैच होंगे होमोलोगस क्रोमोसोम से। नेक्स्ट स्टेज जो एनाफेज फर्स्ट आता है उसमें याद रखना होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं, सेंट्रोमियर का डिवीजन नहीं होता है एनाफेज फर्स्ट में, और यही स्टेज क्रोमोसोम के रिडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और लास्ट स्टेज आती है टीलोफेज फर्स्ट, जिसको हम बोलते हैं रिवर्स प्रोफेज। वही चीज हो जाएगी, न्यूक्लियोलस रीअपियर हो जाएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर हो जाएगी। ये कंप्लीट हो गई मियोसिस फर्स्ट की स्टेजेस। मियोसिस सेकंड सेम एज माइटोसिस। और जब हम बात करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस की, तो जनरेशन टू जनरेशन क्रोमोसोम के नंबर को जो मेंटेन करता है वो डिवीजन कौन सा होता है, मियोसिस। गैमेट्स के अंदर जो क्रोमोसोम नंबर हाफ होते हैं, तभी तो जाइगोट के अंदर कांस्टेंट नंबर रहते हैं। जैसे हमारी बॉडी में कितने क्रोमोसोम है बेटा, हर डिप्लॉइड सेल के अंदर कितने क्रोमोसोम है, 46। मियोसिस डिवीजन होगा तो कितने क्रोमोसोम हो जाएंगे, 23 फादर से मिलेंगे और 23 मदर से। तो नेक्स्ट जनरेशन में टोटल कितने हो जाएंगे, 46। अगर मियोसिस डिवीजन नहीं हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 46 का डबल, कांस्टेंट नंबर कैसे रहेंगे। इसलिए मियोसिस डिवीजन जो है जनरेशन टू जनरेशन क्रोमोसोम नंबर को मेंटेन करने के लिए कौन सा डिवीजन इंपॉर्टेंट होता है, मियोसिस डिवीजन। और फिर जो नेक्स्ट हमने पढ़ा है वेरिएशन, जहां वेरिएशन होगा वहीं इवोल्यूशन होगा, और वेरिएशन माइटोसिस से नहीं होता है, कौन से डिवीजन से होता है, मियोसिस से। कौन सी स्टेज में होता है, प्रोफेज फर्स्ट। प्रोफेज फर्स्ट की कौन सी स्टेज होती है, जहां पर क्रॉसिंग ओवर होता है, पैकिटीन होता है, जिससे जेनेटिक वेरिएशन होता है। इसीलिए जो बच्चे हैं वो अपने पेरेंट्स से कैसे होंगे, अलग, नहीं तो सेम कॉपी होगी तो कोई इवोल्यूशन नहीं होगा। इसलिए मियोसिस बहुत इंपॉर्टेंट डिवीजन